उन लड़कों ने मुझे बहुत ज़्यादा पैसे दिए और एक रात के लिए ले गए। जब 4 लड़कों ने मेरे जिस्म से अपनी हवस पूरी कर ली, तो अचानक उनका 5वां दोस्त भी आ गया। मगर वह जैसे ही कमरे के अंदर आया, तो उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि हालात इंसान को वह सब करने पर मजबूर कर देते हैं, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। या यूँ कहें कि कभी-कभी ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिशें इंसान को ख़त्म कर देती है। और मैं भी ना कभी पूरी होने वाली ख्वाहिशों के सफ़र पर निकल पड़ी थी। मैं रात के 12 बजे से उस छोटे से कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई थी और एक के बाद एक दूसरे लड़के ने मुझे नोच डाला था। दर्द अपने इंतहा पर था, लेकिन यह सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से अपनाया था। ना ही मुझे अपने कपड़ों का होश था और ना ही जिस्म में उठने वाली दर्द भरी लहर का। 2 ही लड़कों ने मेरा हाल ऐसा कर दिया था कि मेरा सारा तन जख्मी हो गया था। सोचकर ही मेरी आत्मा काँप रही थी कि और भी 2 लड़के मेरे साथ अपनी हवस पूरी करने आने वाले हैं और मुझे पूरी खुशी से उन्हें वक़्त देना है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी की कोई रात ऐसी भी होगी। यह सब मैं एक भारी कीमत के बदले में कर रही थी, इसलिए पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। मेरी ज़िम्मेदारियाँ और मेरे घरवालों की ख्वाहिशें मुझे उस रास्ते पर ले गई थीं, जहाँ मैंने एक ही रात में 4 लड़कों के साथ रात गुज़ारने की हामी भर ली थी। आम हालत में तो किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं, लेकिन मैं जिस जगह खड़ी थी, बस मुझे यह फैसला करने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगा था। वह सब सेहतमंद और तंदुरुस्त नौजवान थे, जिनकी ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। बिस्तर तक आने वाले दोनों नौजवानों ने कुछ लम्हों में मुझ पर काबू पाकर मुझे पूरी तरह अपनी हवस का निशाना बना लिया था। यह पहली दफ़ा था जब मुझे किसी मर्द ने छुआ था। दूसरे लड़के के निकलते ही तीसरा लड़का भी कमरे के अंदर चला आया। मैंने एक गहरी सांस बाहर निकाली। मैं थोड़ा वक़्त चाहती थी, लेकिन वह कहने लगा कि इतना वक़्त नहीं है मेरे पास। बाहर उसके और भी दोस्त इंतज़ार में बैठे हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आँखों से आँसू बह निकले। वह फ़ौरन ही मेरे पास चला आया और मेरे आँसुओं को नज़रअंदाज करता हुआ अपनी शिद्दतें मुझ पर बिखेरने लगा। मेरे तन में बर्दाश्त की शक्ति ख़त्म हो रही थी। मैं बार-बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती, लेकिन वह उतना ही मुझ पर हावी होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस खेल में मज़ा आ रहा हो। मेरे धक्का देने पर वह पहले से भी ज़्यादा जोश में मेरे करीब आता, इसलिए मैं उसे रोकने की गलती नहीं कर रही थी और खामोशी से खुद पर गुजरने वाली इस कयामत को बर्दाश्त कर रही थी। 1 घंटे तक वह अपनी प्यास बुझाता रहा और जाते-जाते उसने अपने दाँतों के निशान मेरी गर्दन पर छोड़ दिया और कहने लगा कि अगर इसे दोबारा मौका मिला, तो वह मेरे साथ दोबारा वक़्त ज़रूर गुज़ारने आएगा। उसके जाने के बाद मैंने एक निगाह अपने तन पर डाली, तो मैं काँप गई। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ जख्म मौजूद ना हो। तीसरे नौजवान ने तो हद से ज़्यादा मुझ पर जख्म कर मुझे ज़ख्मी कर दिया था। जगह-जगह उसके दाँतों के निशान पड़ चुके थे। और फिर बचा वो एक लड़के ने भी 1 घंटा मुझे इसी तरह अपनी हवस का निशाना बनाए रखा और उन लोगों को मुझ पर ज़रा भी रहम नहीं आया था। और आता भी क्यों? उन्होंने एक बड़ी रकम के बदले मेरी एक रात खरीदी थी। वह तो अपना हिस्सा वसूल कर रहे थे और यह एक रात मेरी ज़िंदगी की काली धनी रात बन गई थी। मेरा हाल ऐसा था कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहा था। मैं खुद से करवट बदलने के काबिल भी नहीं रही थी। आहिस्ता-आहिस्ता तकलीफ से मेरी आँखें बंद होने लगी थी और तभी उन लड़कों ने मुझे बताया कि उनका एक और दोस्त भी आ गया है। मुझ में इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं बची थी कि मैं उन्हें इनकार कर पाती या इस बात का विरोध कर सकती। जैसे ही 5वां लड़का कमरे में दाखिल हुआ और मेरे बिस्तर के करीब आया, तो मुझे देखकर उसकी चीखें निकल गईं। उसकी चीखें क्यों निकली, वजह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएँगी। मेरा नाम कोमल है और मेरी उम्र 21 साल थी। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी थी, लेकिन आज के दौर में ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं होती। लोग बीएड करके भी डिग्रियां हाथों में लिए सड़कों की धूल खा रहे होते हैं।
इस बात का सही तरीके से अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ जब मैं नौकरी की तलाश के लिए निकली। हर कंपनी के आगे नौजवानों की एक बड़ी सी लाइन लगी होती है, जो अपनी बारी में इंतजार में थे। ऐसे में मुझ जैसी लड़की को नौकरी कहाँ मिल सकती थी, जिसके पास ना ही तजुर्बा था और ना ही कोई बड़ी डिग्री। मगर नौकरी ढूंढना मेरी सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी थी, क्योंकि मेरे बाबा का अभी 6 महीने पहले ही देहांत हो गया था। घर में जितनी भी जमा पूंजी थी, सब खत्म हो चुकी थी। बाबा के स्वर्गवास ने हमारी सबकी कमर तोड़ दी थी। बाबा घर में एक अकेले ही कमाने वाले थे और हम चार बहनें बिन ब्याही घर में मौजूद थी। मेरी बड़ी बहन पढ़ी लिखी नहीं थी और छोटी बहनें अभी पढ़ाई कर रही थी। लेकिन बाबा के जाने के बाद पैसों की तंगी से उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी। इसलिए कमाने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, जो वो किसी के घर में चौका बर्तन का काम ही कर लेती। मैं घर से बाहर निकली तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मैं तो बाहर की दुनिया को बहुत आसान समझ रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आया था कि बाबा कितने जतन करके हमारे लिए रोटी कमाते थे। मैं हमेशा ही बाबा से इस बात पर नाराज रहती थी कि वह हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं करते। मेरी नाराजगी पर बाबा का चेहरा हमेशा उतर जाता। बड़ी मेहनत से मुझे पुकार कर कहते, कोमल बेटी, तू फिक्र ना कर, एक दिन तेरे भाग भी जाग उठेंगे। लेकिन मुझे वह दिन अपनी किस्मत में आता नजर ही नहीं आता था। और फिर बाबा नींद में ही ईश्वर को प्यारे हो गए। और जब हम पर सुबह यह बात खुली कि बाबा हमारे बीच नहीं रहे, तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि बाबा हमारे लिए कितने अहम थे। जब तक वह हमारी जिंदगी में मौजूद थे, कम से कम दुनिया की बुरी नजर और रोटी जैसी बुनियादी जरूरत से तो हम वंचित नहीं थे। बाबा के निधन के कुछ दिन बाद तक तो आस पड़ोस वालों और खानदान वालों ने हमारी मदद की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सभी अपनी जिंदगी में बिजी हो गए। आज के दौर में कौन किसी का पेट पाल सकता है। मजबूरन मुझे ही नौकरी की तलाश के लिए घर से निकलना पड़ा और मुझे समझ आ गया कि औरतों के लिए बाहर की दुनिया किस कदर मुश्किल है। किसी भी कंपनी में मुझे नौकरी नहीं मिली थी। हर कंपनी के बाहर हजार हजार नौजवान पहले ही खड़े होते। मैंने स्कूलों का रुख किया तो यह देखकर मेरी हालत खराब हो गई कि आधे दिन से भी ज्यादा काम करने के बदले सिर्फ 5,000 रुपए मिल रहे थे, जिसमें घर के बिल ही चुकते हो पाते हैं। इसमें भी हर स्कूल वाले मुझसे मेरा तजुर्बा पूछते और मेरा मुंह खाली रह जाता। बहुत तलाश करने के बावजूद भी कोई नौकरी ना मिली, तो मेरी एक दोस्त के भाई के जरिए से मुझे पिज्जा हाउस में वेटर की नौकरी मिल गई। यह शहर के एक भीड़-भाड़ इलाके में बना हुआ पिज्जा हाउस था, जहां हर वक्त ही मर्दों की बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती थी। काले रंग का फिटिंगदार पेट कोट मेरे हवाले कर दिया गया था, जिस पर पिज्जा हाउस का नाम लिखा हुआ था, और मुझे अगले दिन से ही नौकरी पर बुला लिया गया। उस नौकरी के बड़े अजीब-अजीब से काम थे, जो मुझे पूरे करने थे। उन्हें एक मॉडर्न सी लड़की वेटर के नाम पर चाहिए थे, जिसके छोटे-छोटे से बाल कंधों पर फैले हुए हो और वह बहुत सारा मेकअप करके हॉल में खड़ी हो। मैं यूनिफॉर्म अपने बैग में डालकर वापस घर लौट आई थी। मैं अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी कि मुझे यह नौकरी करनी है या नहीं, क्योंकि यह मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल काम था। बाबा की मौजूदगी में कभी बिना जरूरत घर से निकलने की नौबत भी पेश नहीं आई थी, और पिज्जा हाउस में तो इतने सारे मर्दों के बीच इतने तंग कपड़े पहनकर खड़े होना मेरे लिए एक बहुत ही घुटन भरा काम था। मगर भूख इंसान से सब कुछ करवा ही लेती है। मैं वहां से वापस घर आई तो मेरी माँ दरवाजे पर ही परेशान सी खड़ी थी। मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू आने लगे। मैंने माँ से कहा कि वह दरवाजे तक क्यों चली आई, तो माँ रोते हुए कहने लगी कि बेटी, बिजली के मीटर वाले आए थे और उन्होंने हमारी बिजली काट दी है। माँ की बात सुनकर मेरा दिल धक से बैठ गया था। गर्मी जोरों पर थी और ऐसे में बगैर बिजली के गुजारा करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन पिछले 2 महीने से हम बिल नहीं चुका पाए थे और शायद इसलिए हमारी बिजली भी काट दी गई थी। माँ के आंसुओं ने मेरे लिए इस फैसले को बहुत आसान कर दिया था।
मैंने माँ को गले से लगाया और उन्हें बताया कि मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई है और कल से मुझे नौकरी पर जाना है। माँ ने मेरे सर पर हाथ रख कर के कहा, अब तुम ही मेरा बाजू हो और तुम्हें ही अपनी दोनों बहनों की शादियां करानी है। माँ ने एक भारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी थी और मैं सोच रही थी कि मैं यह जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी, लेकिन मुझे ही यह फर्ज निभाना था। माँ पूछ रही थी कि मुझे नौकरी कहाँ मिली है, लेकिन मैं उन्हें नहीं बताना चाहती थी कि मुझे कहाँ नौकरी मिली है। इसलिए मैंने माँ से कह दिया कि एक बड़ी सी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई है। मेरी नौकरी का वक्त दोपहर के 1 बजे से रात के 10 बजे तक का था और यह बात मैंने बड़ी मुश्किल से माँ को बताई थी। मेरी नौकरी का वक्त जानकर वह हैरत से मेरी तरफ देखने लगी कि यह कौन सी कंपनी है जहां दोपहर 12 बजे बुलाया गया है। मैंने झूठ कह दिया कि यह एक मल्टीनेशनल कंपनी है और 24 घंटे चलती है। इस वक्त हमें पैसों की इतनी जरूरत थी कि माँ ने और ज्यादा सवाल करने की बजाय मुझे तरक्की की ढेर सारी दुआएं दी और दूसरे दिन दोपहर 12 बजते ही मैं पिज्जा हाउस के लिए रवाना हो गई थी। मुझे क्या खबर थी कि यहाँ से मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाने वाली है। मैंने अपना यूनिफॉर्म पिज्जा हाउस में आकर बदली थी। मैनेजर ने मुझे पिज्जा हाउस के दरवाजे के करीब ही खड़ा कर दिया और कहने लगा, आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुमको आने जाने वाले सभी को इज्जत से वेलकम करना है। और गुस्सा होकर कहा कि यह कैसा मुंह उठाकर आ गई हो, जाओ पहले मेकअप करो। मैनेजर की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई क्योंकि मेरे पास मेकअप नहीं था। वहां मौजूद एक दूसरी लड़की ने अपने मेकअप से मुझे गहरी गहरी सुर्खी लगाई। वह बड़ी तेजी से मेरे चेहरे पर अपना हाथ चला रही थी और उसके बाद जब मैंने आईने में खुद को देखा तो मैं हैरान रह गई। मुझे मालूम था कि मैं खूबसूरत हूँ और मेरे रंग भी बहुत साफ है, लेकिन थोड़े से मेकअप के बाद मैं पूरी तरह निखर गई थी। मैं खुद को आईने में देख रही थी जब वह लड़की कहने लगी कि यह लोग खूबसूरती देखकर ही तो यहाँ पर रखते हैं, वरना काम करने की तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। मैं जान गई थी कि यह नौकरी मुझे मेरी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि खूबसूरती की वजह से मिली है। नौकरी का यह पहला दिन मेरे लिए बहुत ही भारी था। मैं 2 बजे से दरवाजे पर खड़ी थी, आने जाने वाले मर्द और औरतों को वेलकम कर रही थी। यहाँ औरतों की तादाद कम ही आती थी, ज्यादातर मर्द ही आ रहे थे। रात तक मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो चुका था और अभी मुझे वापस से बसों के धक्के खाते हुए घर भी पहुंचना था। 12 बजे के करीब मैं घर पहुंची थी। माँ मेरे लिए इंतजार में जाग रही थी। मैंने माँ के साथ बैठकर खाना खाया और फौरन ही बिस्तर पर लेट गई। मुझे बाबा की बहुत याद आ रही थी। बाबा मेरे सबसे ज्यादा नखरे उठाया करते थे, फिर भी मैं हमेशा उनसे किसी न किसी बात पर रूठ जाती थी। पैरों की तकलीफ से तड़पते तड़पते कब मुझे नींद लग गई पता ही नहीं चला। अगले दिन मैं फिर 12 बजे के करीब घर से निकल गई थी। आज मुझे दरवाजे के पास खड़ा नहीं किया गया था, बल्कि ऑर्डर लेने का काम दिया गया था। यह काम मुझे थोड़ा-सा आसान लगा था, लेकिन कुछ ही देर में अंदाजा हो गया कि यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं जिसके पास भी ऑर्डर लेने जाती, उनमें से अक्सर मर्द मुझे सर से पाँव तक देखते और मुस्कुराते। बदले में मुझे भी मुस्कुराहट जाहिर करनी पड़ती क्योंकि यह मेरी नौकरी का नियम था। जानबूझकर ऑर्डर देने में काफ़ी वक़्त लगाते और कभी-कभी तो ऑर्डर देते वक़्त इस कदर करीब आ जाते कि मेरा साँस रुकने लगता। यह पिज़्ज़ा हाउस मुझ जैसी वेटर की वजह से ही चल रहा था। इस बात का अब मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ आने वाले ज़्यादातर मर्द लड़कियों की वजह से ही आते थे। दिन तेज़ी से गुज़र रहे थे और मुझे यहाँ नौकरी करते-करते महीना हो गया था। उस 1 महीने में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए बहुत ही अजीब था। मर्दों की अजीब-अजीब निगाहें, ऑर्डर देने के बहाने करीब आना और डबल मीनिंग शब्दों में टॉन्ट मारना। लेकिन उस नौकरी की सबसे अच्छी बात यह थी कि तनख्वाह से हटकर इस 1 महीने में टिप से काफ़ी पैसे जमा हो गए थे। मैंने उन पैसों से बिजली बिल पे किया था। आहिस्ता-आहिस्ता मैं पिज़्ज़ा हाउस के माहौल की आदी होती जा रही थी। 4 लड़के रोज़ ही शाम के वक़्त पिज़्ज़ा हाउस आते और सबसे कोने वाली टेबल पर बैठ जाते। वह टेबल मेरे ही हिस्से में थी और रोज़ाना
मैं ही उनके पास ऑर्डर लेने के लिए जाती थी। वह चारों ही 25 से 26 साल के नौजवान लड़के थे, जो मुझे गहरी निगाहों से देखा करते थे। आज भी मैं उनके पास ऑर्डर लेने के लिए गई, तो उनमें से एक पूछने लगा, "तुम यहाँ बहुत मजबूरी में नौकरी करती हो ना?" मैंने भी हाँ कह दिया। उसने फौरन ही अपना कार्ड निकालकर मेरे आगे रखा और कहने लगा, "तुम बहुत ही शरीफ लड़की लगती हो। अगर कभी किसी की मदद की ज़रूरत पड़े, तो याद कर लेना।" बिना सोचे-समझे ही मैंने वह कार्ड उठाकर अपने कोट की जेब में रख लिया, तो वह मुस्कुरा उठा। उसके बाद यह सिलसिला चल पड़ा। रोज़ ही मैं उनका ऑर्डर लेने जाती और उनमें से कोई न कोई मुझसे कोई सवाल पूछ लेता। रोज़ाना होने वाली इस मुलाकात की वजह से हम थोड़े फ्रेंडली से हो गए थे। दूसरा महीना भी पलक झपकते ही गुज़र गया था और फिर माँ ने एक दिन मुझे बताया कि तुम्हारी बड़ी बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है और वह लोग जल्दी-जल्दी शादी करना चाहते हैं। माँ की बात सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि अभी तो मैंने घर का खर्चा ही अपने कंधे पर उठाया था। मैं इस ज़िम्मेदारी का सोच भी नहीं सकती थी। माँ कहने लगी, "तुम अपनी कंपनी से लोन ले लो। कितनी बड़ी कंपनी है। 1 लाख के ऊपर भी लोन मिल गया तो तेरी बहन की अच्छे से शादी हो जाएगी।" मेरी बड़ी बहन की उम्र 28 साल की हो रही थी और माँ इसकी तरफ से बहुत परेशान थी। अब मैं माँ को क्या बताती कि मैं तो पिज़्ज़ा हाउस पर मामूली सी नौकरी कर रही थी। लाख रुपए मुझे कहाँ से मिलते? मैंने माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन माँ की आँखों में मुझे चमकती हुई उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। माँ को यकीन था कि मुझे कंपनी से लोन मिल जाएगा और मैं सोच रही थी कि मेरे एक झूठ ने मुझे कहाँ फँसा दिया। अगले दिन मैं नौकरी पर भी सारा वक़्त परेशान रही और यह बात मेरे साथ काम करने वाली लड़की ने नोट कर ली। वह मुझसे कहने लगी कि क्या बात है कोमल, आज तुम बहुत ज़्यादा ही परेशान लग रही हो। मैंने उसे बता दिया कि बड़ी बहन की शादी करानी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, "तो इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? शादी करके सादगी से विदा कर दो।" उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। वह ठीक ही तो कह रही थी। इतना मसला बनाने की ज़रूरत ही क्या थी? घर आकर मैंने माँ को यही मशवरा दिया कि वह सादगी से बहन की विदाई कर दे। लेकिन मेरी बात सुनकर माँ कहने लगी कि हर किसी को हमारे मसलों की जानकारी नहीं है। लड़के वालों ने पहले ही दहेज के नाम पर एक लंबी लिस्ट थमा दी है और अगर मैंने खाली हाथ तुम्हारी बहन को विदा कर दिया, तो उसके ससुराल वाले सारी ज़िंदगी उसे बातें सुनाते रहेंगे। माँ की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि ऐसी जिगह दीदी की शादी करने की ज़रूरत ही क्या है? मेरी माँ मेरी बात सुनकर नाराज़ हो गई और कहने लगी, "ना जाने कैसे-कैसे करके तेरी बहन का एक अच्छी जगह से रिश्ता आया है और तू इसमें भी नुक्स निकाल रही है। अगर आज तेरा बाप ज़िंदा होता, तो मुझे तेरी मिन्नतें ना करनी पड़ती। वह खुद ही अपनी बेटी के लिए कैसे भी करके रकम जमा कर लेता।" माँ की आँखों में आँसू आ गए थे और उनकी बातों ने मेरा दिल भी दुखा दिया था। वह ठीक ही तो कह रही थी कि अगर बाबा ज़िंदा होते, तो वह किसी भी तरह पैसा जमा कर ही लेते। मैंने माँ को गले लगा लिया और उनसे वादा कर लिया कि मैं जल्द ही पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी। मैं खुद भी नहीं जानती थी, इतने सारे पैसे मुझे कहाँ से मिलेंगे। बाप का साया वाक़ई औलाद के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। वह अपनी जान पर खेलकर भी औलाद को ज़िंदगी के सारे सुख देता है और मेरे लिए अपने बाप की जगह लेना बहुत ही मुश्किल था। या यूँ कह लें, कोई भी इंसान अपने बाप की जगह कभी ले ही नहीं सकता। दिन यूँ ही परेशानी में गुज़र रहे थे। मैंने पिज़्ज़ा हाउस के मैनेजर से पैसों की बात की थी, लेकिन मेरी बात सुनकर जिन नज़रों से उन्होंने मुझे देखा था, मैं खुद ही ज़मीन में गिर गई थी। वह लड़के अभी रोज़ाना पिज़्ज़ा हाउस में आते थे। मैं उनका ऑर्डर लेने गई, तो उनमें से एक कहने लगा, "क्या बात है? आज तो आपका चेहरा बिल्कुल भी उतरा हुआ है।" उसकी बात सुनकर ना जाने क्यों मेरी आँखों में आँसू आ गए थे। वह बार-बार पूछने लगा कि मैं उसे अपनी परेशानी बताऊँ। ना चाहते हुए भी मैंने उसे अपना मसला बता दिया था, क्योंकि मुझे भी किसी ऐसे इंसान की तलाश थी, जिसके आगे मैं खुलकर अपना दर्द बयाँ कर सकूँ। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई
और वह कहने लगे कि इतनी छोटी-सी बात के लिए आप इस कदर परेशान हैं। हमने आपको अपना कार्ड इसीलिए दिया था कि कोई भी परेशानी हो तो आप हमें याद कर लें। मैं हैरत से उनके चेहरे देखने लगी। मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि वह 4 अजनबी लड़के मुझे पैसे दे सकते हैं। लेकिन उन चारों ने फ़ौरन ही मुझे लाखों रुपयों की ऑफ़र कर दी थी। मैं उनकी तरफ हैरानी से देख रही थी। वह कहने लगे, 1 लाख रुपए देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे भी उनके कुछ काम आना होगा। उनकी बात सुनकर मैं ठिठक गई। उन लड़कों को मुझसे क्या काम हो सकता था, यह बात समझने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी थी। मैंने फ़ौरन ही घबरा कर कहा कि मैं एक शरीफ घराने से संबंध रखती हूँ और मैं कोई गलत काम नहीं कर सकती। वह हँसकर कहने लगे कि हमने सिर्फ पेशकश की है, कबूल करना या ना करना आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आज के दौर में 1 लाख आपको कोई भी नहीं देगा, चाहे वह आपका करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। बात तो उनकी भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं अपनी इज़्ज़त गिरवी रख कर रुपया हासिल नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया। मैं हालात से बुरी तरह थक चुकी थी और ऐसे ही थकी-हारी जब लौटकर घर आई, तो मेरी माँ और मेरी बहन मेरा ही इंतज़ार में बैठी हुई थी। माँ ने बताया कि दीदी के ससुराल वाले 1 महीने बाद ही शादी की बात कर रहे हैं और वह दीदी के साथ-साथ छोटी को भी अपने छोटे बेटे के लिए लेना चाहते हैं। इसी तरह एक ही खर्चे में दोनों शादी हो जाएगी। छोटी के रिश्ते का सुनकर जहाँ मुझे खुशी हुई थी, वहीं 1 महीने का वक़्त सुनकर मेरी जान निकल गई थी। पैसों का कोई इंतज़ाम ना हो सका था और माँ मुझसे उम्मीद बाँधे बैठी थी। मैंने एक नज़र अपने दीदी के चेहरे पर डाली, जहाँ बहुत समय बाद खुशी की रौनक नज़र आ रही थी। मैं भी दीदी के ससुराल वालों से मिली थी। वह लोग वाक़ई बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन आज के दौर में सादगी और बगैर दहेज के कौन दुल्हन विदा करवाता है? वह भी इसी समाज में रहने वाले थे। मैं अपनी बहनों की खुशी को हमेशा कायम देखना चाहती थी। मैंने माँ से कहा कि आप शादी की तारीख पक्की कर दें, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मेरी बात सुनकर तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी, मगर वह लोग इस बात से बेखबर थी कि यह खुशी उन्हें मेरी आबरू की बर्बादी के बदले हासिल होने वाली थी। अगले दिन मैंने उन चारों लड़कों से हामी भर ली। वह मुस्कुराकर कहने लगे कि हम जानते थे कि आप ज़रूर मान जाएँगी। उन चारों ने एक रात के लिए मुझे अपने साथ ले जाने की बात की थी। मैंने माँ को बता दिया कि साल के आखिर की वजह से कंपनी में बहुत काम है और मुझे एक रात कंपनी में ही गुज़ारनी होगी। कंपनी ने मेरा लोन मंज़ूर कर लिया है, इसलिए मैं उनकी बात मानने के लिए मजबूर हूँ। लोन पास होने की बात सुनकर माँ इस कदर खुश हो गई कि उन्होंने मुझे रात रुकने की इजाज़त भी दे दी और मैं पिज़्ज़ा हाउस से छुट्टी होने के बाद उन 4 लड़कों के साथ चली गई। उन चारों ने मुझे अपनी दरिंदगी का निशाना बना डाला और जब 5वां लड़का अंदर आया, तो मुझे देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि मेरा पूरा जिस्म खून में भीगा पड़ा था और मैं अपनी ज़िंदगी की शायद आखिरी सांसें ले रही थी। उसने तुरंत ही मुझे अपने बाजुओं में उठाया और गाड़ी में डालकर छोटे से अस्पताल में ले गया, जहाँ शायद उसका कोई जानने वाला ही डॉक्टर था। कई घंटे आईसीयू में रहने के बाद मेरी हालत कुछ बेहतर हुई, लेकिन मेरा जख्मी तन मेरी बर्बादी की गवाही दे रहा था। वह लड़का उन चारों का ही दोस्त था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अभी भी बाकी थी और उसे मुझ पर रहम आ गया था, वरना शायद मैं उसी बिस्तर पर दम तोड़ जाती। मैंने माँ को फ़ोन करके बता दिया था कि मेरी कंपनी ने से छुट्टी नहीं हुई है। उस लड़के ने अस्पताल का सारा खर्चा खुद उठाया था और उसके दोस्तों से 1 लाख रुपए लेकर मुझे दे दिए थे। वह लड़के बहुत ही अमीर कारोबारी लोगों के बेटे थे। वो चाहते तो बगैर मुझे बर्बाद किए भी मेरी मदद कर सकते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि आज के समय में कोई किसी की फ्री में मदद करने को तैयार नहीं होता। मेरे ठीक होने पर मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और रकम भी मेरे हाथ में आ गई थी। लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। मेरे अंदर की सारी ख्वाहिशें, सारे जज़्बात ख़त्म हो चुके थे। मैं एक ज़िंदा लाश बन गई थी। मैं सबके सामने तो नॉर्मल ही रहती थी, लेकिन अंदर से अब मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी
उस लड़के ने मुझे अपनी फैक्ट्री में नौकरी की ऑफर दी थी और यकीन दिलाया था कि मैं वहां पर इज्जत से नौकरी कर सकूंगी। तो मैंने भी अब पिज्जा हाउस में नौकरी ना करने का डिसीजन ले लिया था और उस लड़के की फैक्ट्री में काम करने के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। आज मेरी तीनों बहनों की शादी हो गई और मैं उस लड़के की फैक्ट्री में नौकरी कर रही थी। एक बात मैं अच्छी तरह जान गई थी कि आज के इस दौर में बगैर किसी मतलब के मदद करने वाले लोगों की गिनती ना होने के बराबर है। दोस्तों, आखिर में मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि हमेशा नौकरी करने वाली लड़कियों को इज्जत की नज़र से देखें, क्योंकि वह बहुत ही मजबूरी की हालत में अपने घरों से निकलती है, चाहे फिर वह तंग कपड़े पहनकर किसी पिज्जा हाउस के दरवाजे पर ही क्यों ना खड़ी हो। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।